अब हम नेक्स्ट वृद्धि और तथा विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि कितने सिद्धांत होते हैं वृद्धि और विकास के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत कितने होते हैं। मुख्यतः 9 वृद्धि और विकास के सिद्धांत 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और चेंजेस। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फिर थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फोर्थ फोर्थ है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। फिफ्थ है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें दो विकास की दिशा का सिद्धांत में दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, मस्तकोद्मुखी। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, समीप्यता क्रम। सिक्स्थ नंबर है एकीकरण का सिद्धांत। फिर सेवंथ नंबर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर एट्थ नंबर है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और नाइन्थ नंबर है प्रारंभिक विकास के महत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अब हम इसे एक एक करके विस्तार से जानते हैं कि ये सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहला सिद्धांत है इनका, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक है और जटिल भी है, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए विकास को सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस। दोज some principle need to be followed to understand it. First is निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। इसका मतलब है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। विकास की गति कभी तेज या धीमी हो सकती है, लेकिन आजीवन चलती रहती है। इसका मतलब है कि जो विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और ये क्या होती है, वो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, मतलब जीवन के अंतिम क्षण तक ये चलती है। विकास की गति कभी तेज या धीमी हो सकती है। मतलब विकास जो होता है वो कभी तेज हो सकता है और कभी धीमा भी हो सकता है, लेकिन आजीवन चलती है। चाहे वो धीमा चले चाहे वो तेज चले, लेकिन चलती है आजीवन। उसी में स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि विकास प्रक्रिया का निरंतरता का सिद्धांत केवल एक तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ये बात स्किनर के द्वारा कहा गया है। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि ये सिद्धांत क्या कहता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो वह पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह फिर एक विशेष अंग का इस्तेमाल करने लगता है। किसी वस्तु को देखकर पहले वह पूरे शरीर को उसकी ओर लेकर जाता है, और बड़े होने पर वह उस वस्तु को पाने के लिए केवल हाथ ही बढ़ाता है। अब क्या है, ये तो समझ में आ गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले वो ऐसा कार्य करता है जो सामान्य होता है, उसके बाद वो विशिष्ट की ओर जाता है, स्पेसिफिक की ओर जाता है। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो विकास होता है मनुष्य में, वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। जैसे जो बालक जन्म के समय लंबा होता है, वह बड़ा होने पर भी लंबा ही होता है। जो छोटा है वह साधारणतया छोटा ही होगा। इस भिन्नता का कारण उसका जीन, पर्यावरण, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, मानसिक परिस्थितियां, सीखने का अवसर मिलना आदि है। तो ठीक जैसा कि ये क्या है तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत में हमने क्या देखा कि जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनका जो विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बच्चे का जो विकास होता है वो एक समान नहीं हो सकता, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग। जैसे जो बालक जन्म के समय लंबा होता है वह बड़ा होने के बाद भी लंबा ही होता है, और जो छोटा होता है वो साधारणतः छोटा ही होगा। और इस भिन्नता का कारण क्या हो सकता है, उसका जीन, मतलब जो अनुवांशिक होता है, जो उसके माता पिता के द्वारा उसके बच्चों में आता है, उसके द्वारा हो सकता है, या पर्यावरण, जिस पर्यावरण में वो रह रहा है उस पर्यावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। भोजन,
उसका जो खान-पान है, उसका असर भी उसके विकास को प्रभावित कर सकता है, उसका स्वास्थ्य उसके विकास को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद है संबंधी सुविधाएँ, उसके विकास को ये संबंधित जो सुविधाएँ हैं वो भी उसके विकास को प्रभावित कर सकती है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो बहुत तेज़ है, लेकिन उसको वो पढ़ने-लिखने की वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है, जो अन्य बच्चों को मिल रही है, तो भी उसके विकास में भिन्नता देखने के लिए मिल सकती है। मानसिक परिस्थितियाँ, सीखने का अवसर मिलना आदि। और मानसिक परिस्थितियाँ, अगर उसका मानसिक स्थिति अगर सही नहीं है, तो वो भी विकास को प्रभावित करता है, और सीखने का अवसर मिलना आदि। अगर बच्चे को सीखने का अवसर सही से नहीं मिलेगा, तो भी उसका विकास प्रभावित होगा। अब देखेंगे 4th नंबर, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, विकास की प्रक्रिया एक समान भी होती है, जैसे कि बालक पहले रेंगना शुरू करता है, फिर बैठना और फिर चलना शुरू करता है। यह प्रक्रिया सभी बालकों में एक समान होती है। जैसा कि वृद्धि और विकास का जो अंतर था, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक समान सीक्वेंस मतलब कि फ़ॉलो करता है, एक सीक्वेंस पैटर्न को फ़ॉलो करता है। तो ये वही है कि सभी बच्चों में, जितने भी बच्चे होते हैं, ये इसी पैटर्न का मतलब इसी पैटर्न का क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इसी पैटर्न का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो, पहले बच्चा रेंगना शुरू करता है, फिर बैठता है, फिर चलना शुरू करता है। तो ये सिर्फ़ एक बच्चे में नहीं होता है, ये लगभग सभी बच्चे इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं। यह प्रक्रिया सभी बालकों में एक समान होती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, शारीरिक विकास भी एक समान क्रम में होता है, और जो शारीरिक विकास होता है, मतलब शरीर के अंदर फ़िज़िकल डेवलपमेंट, जो फ़िज़िकल ग्रोथ होता है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है, वो एक समान क्रम में होता है, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, क्रम में होता है, एक समान क्रम में होता है। जैसे कि पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद बाकी अंगों का, दूध के दाँत पहले गिरते हैं, तो इस प्रकार विकास निश्चित क्रम में सभी बालकों में एक समान होता है। तो ये बात सही है कि जो दूध के दाँत होते हैं, बच्चे के दूध के दाँत होते हैं, वो लगभग सभी बच्चों में एक समान समय में ही गिरते हैं और निकलते हैं। तो ये इस तरह से हम जान सकते हैं कि वो एक सीक्वेंस, मतलब एक पैटर्न का सीक्वेंस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? जिसको हम हिंदी में समान प्रतिमान का सिद्धांत कह सकते हैं। अब 5th नंबर है, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा का सिद्धांत समान प्रतिमान के सिद्धांत से मिलता-जुलता है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने समान प्रतिमान का सिद्धांत के बारे में देखा, तो जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, वो कहीं न कहीं इस सिद्धांत से मिलता-जुलता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अ, इसके अनुसार बच्चे के शरीर का विकास एक दिशा में होता है। सभी मानव जाति के शरीर का विकास एक समान क्रम में तथा समान दिशा में होता है। विकास के क्रमबद्ध तरीके को 2 दिशाओं में देखा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सेफेलोकॉडल सीक्वेंस, जिसको हम हिंदी में मस्तकोद्मुखी कहते हैं। तो जैसे कि विकास की दिशा का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है कि जो जो विकास होता है शरीर में, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, वो क्या होता है, उसकी दिशा लगभग एक समान क्रम में होती है, एक समान क्रम में उसका विकास होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके क्रमबद्ध तरीके में 2 दिशाओं को देखा गया है, 2 दिशाओं को देखा गया है। अब सेफलोकॉडल क्या होता है, उसको देखते हैं। तो ये होता है कि यह विकास सदैव सिर से पैर की दिशा में होता है। मतलब कि पहले पहले क्या होता है, पहले शरीर शरीर जो है, उसका पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे-धीरे उसकी दिशा नीचे नीचे की ओर जाती है, फिर उसका हाथ का विकास होता है, फिर गर्दन का विकास होता है, हाथ का विकास होता है, फिर उसके पेट का विकास होता है, फिर धीरे-धीरे करके वो नीचे की दिशा की ओर बढ़ता है, मतलब सिर से पैर की ओर। इसी को हम सेफेलोकॉडल सीक्वेंस या मस्तकोद्मुखी कहते हैं। अब यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो पहले उसके सिर का विकास होता है, तो फिर उसके बाद बाकी के हिस्से, जैसे भुजाएँ आदि, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब देखते हैं दूसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत का दूसरा क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, समीप्यता क्रम। ये क्या होता है? यह विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, जैसे कि पहले मध्य हिस्सा रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर बाहर की तरफ होकर हृदय का विकास होगा। समझ में आ गया? मतलब कि कोई बच्चा है, तो उसके पहले उसके केंद्र का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर बाकी बाहर की ओर उसका विकास होता है। तो अब क्या है, ये हमारा 2 हो गया अ, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब हम देखेंगे 6th नंबर, एकीकरण का सिद्धांत। अब इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़्यादा ठीक लगेगा। तो एकीकरण का सिद्धांत, अब हम देखते हैं ये एकीकरण का सिद्धांत है क्या? तो इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक संपूर्ण अंग और अंग के भागों को सॉरी
एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक संपूर्ण अंग और अंग के भागों को चलाने की प्रक्रिया करता है। इसके बाद वह उन भागों का एकीकरण करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और उसके बाद दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। इसका मतलब है कि जो बच्चों में जो शारीरिक एकीकरण होता है, पहले बच्चा क्या करता है, पहले ये पूरे हाथ, मतलब अगर कुछ चीज़ को पकड़ना है तो वो पूरे हाथ से पकड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अंगुलियों का प्रयोग करने लगेगा। फिर उसके बाद वो दोनों को एक साथ चलाना सीख सीख जाता है। तो इस तरह से एकीकरण का सिद्धांत होता है। फिर 7वां नंबर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है, परस्पर संबंध मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बालक के मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंध होता है। जिस बालक का शारीरिक विकास कमजोर है तो वह बच्चा इमोशनली भी कमजोर होता है, वह जल्दी ही रोने लगता है। परस्पर संबंध मतलब वो अपने जो मानसिक है और इमोशनल, मतलब वो एक दूसरे पर संबंध स्थापित नहीं कर पाता है और वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, इमोशनली कमजोर हो जाता है। शारीरिक विकास में अगर उसका शारीरिक विकास कमजोर होता है तो वह बच्चा क्या बोलते हैं, इमोशनली मतलब संवेगात्मक रूप से भी कमजोर हो जाता है और वो अपने संवेग को नहीं संभाल पाता और वो जल्दी ही रोने लग जाता है। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है। अब है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें हम देखते हैं बालक बहुत से गुणों और बालक बहुत से गुण अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। इन गुणों का विकास उसको चारों तरफ के वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य है कि वंशानुक्रम मीन्स हेरिडिटी और पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट। तो जो बालक के जो गुण होते हैं, बहुत से बालक जो गुण होते हैं, ऐसे गुण जो माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है। और जो ऐसे गुण जो अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण से उससे प्रभावित होता है तो वो पर्यावरण के द्वारा होता है। और जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, इनके बीच में अंतःक्रिया होता है बच्चों पर। इस प्रकार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक जॉइंट प्रोडक्ट है। यह अंतःक्रिया के कारण होता है। तो मतलब कुछ चीज़ होती है जो बच्चे अपने माता पिता जीन के द्वारा प्राप्त करते हैं और कुछ गुण जो होते हैं वो बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से उनका ग्रोथ होता है या विकास होता है। अब हम 9वां नंबर देखेंगे, प्रारंभिक विकास के महत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। तो जो प्रारंभिक विकास होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे हम समझते हैं, बचपन के जो भी अनुभव होते हैं, मतलब जो बच्चा होता है, बचपन मतलब जो बच्चा होता है, बचपन के जो भी अनुभव होते हैं वह बालक के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। मतलब बचपन का जो अनुभव होता है वो बालक के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब जो बचपन में बच्चा जो अनुभव करता है वो जीवन भर कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में वो रहता है। जैसे कि पौष्टिक भोजन, हाँ, और ये क्या है कि अगर बचपन में अगर बच्चों को सही रूप से पौष्टिक भोजन ना मिले तो उसका प्रभाव बाद उसके विकास में भी उसको प्रभावित करता है। भावनात्मक, इमोशनल, अगर बचपन में बच्चे को इमोशनल मतलब माता पिता का प्यार, अपने से बड़ों का प्यार अगर ना मिले तो भी उसके विकास को वो प्रभावित करता है आगे चल के। फिर सामाजिक, समाज में किस तरह से उसका बचपन बीता, समाज के लोगों के द्वारा उसका व्यवहार कैसा था, वो भी उसके विकास को प्रभावित करता है। और संस्कृति, वहाँ जहाँ पे वो रह रहा है उसका रहन सहन, खान पान, वो और सांस्कृतिक अनुभव, ये भी क्या करते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं आदि। इसलिए ही बच्चे को बहुत प्यार और देखभाल की जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बचपन में बच्चों को बहुत प्यार की आवश्यकता होती है और बहुत ही देखभाल की उसकी ज़रूरत होती है। अच्छे अवसर दिए जाते हैं, अच्छा वातावरण दिया जाता है, क्योंकि यह उसके आने वाले जीवन पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि अगर उसको शुरुआत में बचपन में ही उसको अगर सही माहौल ना मिले, सही से उसका खान पान ना हो, अगर उसको प्यार ना मिले तो वो आगे चल के उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं रहेगी। और अगर मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो उसका विकास को भी वो प्रभावित कर सकती है। अगर बालक को उचित आहार नहीं मिलता है तो उसके बड़े होने पर उसको चाहे कितना भी खिला दो तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब जिस वक्त उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे उस वक्त जब वो चीज़ नहीं मिलता है तो उसका असर आगे चल के देखने को मिलता है। और अगर हम उसे फिर से सुधारने का भी प्रयास करें तो वो हम सुधार नहीं पाते हैं और उसके विकास को भी वो प्रभावित करता है। तो जो प्रारंभिक विकास के महत्व का सिद्धांत है वो इसी बात को कहता है। अब हम शुरू से जो अभी 3-4 जो वीडियो हम बनाए उसका ये लास्ट है, निष्कर्ष है। अब हम निष्कर्ष में किस तरह से निष्कर्ष लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास जीवन
की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि मुख्य रूप से शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। विभिन्न सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का विकास एक क्रमबद्ध और सतत प्रक्रिया है, जो जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। शिक्षा और समाज में व्यक्ति की भूमिका जो बेहतर ढंग से समझने के लिए इन सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। थैंक यू।